दोस्तों ऑफिस के काम से सिलसिले से मुझे एक गांव में भेजा गया था और कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद मैं वापस से अपने शहर जाने लगा। मैंने एक टैक्सी रुकवाई और वो कोई नॉर्मल टैक्सी नहीं थी, बल्कि मैं एक काली मायावी टैक्सी में बैठ गया था। जिसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सोच लेता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं आज के इस वीडियो में आपको जो कहानी बताऊंगा उसको सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों जब मैं टैक्सी रुकवा कर टैक्सी में बैठा तो उसी समय से मुझे कुछ न कुछ तो अटपटा सा महसूस हो गया था। रात का समय था और कुछ घंटे का सफ़र अभी बाकी था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और इसी थकान की वजह से चलती ठंडी हवा ने मुझ पर अपना प्रकोप डाला, जिसके चलते मेरी आंख लग गई। और तो और इस टैक्सी में सोने के बाद मुझे एक भयानक सपना आ गया। उस सपने में मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे ही घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से मारे गए हैं। ये सपना देखकर मैं बुरी तरीके से डर गया था और डरते हुए अचानक से छटपटा के उठा। और फिर जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं टैक्सी के अंदर मौजूद हूँ और मेरे कपड़े डर की वजह से बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके हैं। तभी मैंने अपनी गर्दन इधर उधर घुमा कर देखी, लेकिन मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था और उस टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। मुझे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की भी कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा घना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये टैक्सी ड्राइवर मुझे कहाँ पर लेकर गया। मैंने इससे पहले ऐसी जगह देखी नहीं थी और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है रात और अंधेरे की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। शायद मैं सही रास्ते पर ही घर जा रहा हूँ। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा उड़ता हुआ आया और आकर मेरी खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसको उड़ता आता हुआ देखकर मेरी हवा टाइट हो गई थी और मैं डर के मारे वहीं पर सिकुड़ गया था। वो बच्चा एक कफन में लिपटा हुआ था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उड़ते हुए मेरी खिड़की तक आ गया। उसको उड़ता हुआ देखकर मेरे भी कई गुना ज़्यादा होश उड़ गए। पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर वो टैक्सी वाला कहाँ चला गया। अब कफन में लिपटे बच्चे को देखकर मेरी हवा और भी ज़्यादा टाइट हो गई थी। अचानक से कफन में लिपटा वो बच्चा खिड़की के सामने से उड़ते हुए आकर खड़ा हो गया था और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सन्नाटे में चारों तरफ गूंजने लगी थी और कुछ पल में अचानक से वो गायब भी हो गया। मैंने फिर अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर देखा, पर वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे पसीने ऐसे गिर रहे थे मानो जैसे मैं अभी नहा धोकर बाथरूम से बाहर आया हूँ। तभी मैंने अपने बहते पसीने को जेब में पड़े रुमाल से पोंछा और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे अचानक से किसी ने मेरी टैक्सी को पीछे से उठाकर पटक दिया हो। ऐसा होता देखकर मेरा दिल धक से उठा और मैं बुरी तरीके से डर गया था। मैंने पीछे की तरफ से देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने अपनी जेब में पड़े अपने मोबाइल को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट चालू की। फ्लैशलाइट चालू करके मैं अपनी टैक्सी से नीचे उतर गया। तभी मैंने देखा कि मेरी टैक्सी के पीछे एक टैक्सी और खड़ी हुई है। मैं अभी उस टैक्सी के पास अपने मोबाइल की लाइट जलाकर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि उस टैक्सी के पीछे एक और टैक्सी खड़ी हुई है। ऐसे करके ना जाने कितनी टैक्सी खड़ी हुई थी। इसको देखकर कुछ पल को अब मेरी सांसें मेरे काबू से बाहर चली गई थी। अब मैं बुरी तरीके से डर गया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मैंने अपने पीछे खड़ी टैक्सी की तरफ देखा, लेकिन उस टैक्सी में कोई इंसान मौजूद ही नहीं था, बल्कि एक सफ़ेद रंग का कंकाल पड़ा हुआ था, जैसे मानो किसी इंसान की लाश हो। वो इसी टैक्सी के अंदर बैठे बैठे मर गया हो और फिर कंकाल में बदल गया हो। ऐसे होने में काफ़ी साल का समय लगा होगा और इसको देखकर मैं बुरी तरीके से डर रहा था। तभी मैं अपनी टैक्सी की तरफ वापस से बढ़ने लगा तो मैंने अपनी टैक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाया और मैं ये देख रहा था कि टैक्सी को स्टार्ट करने का कोई तो रास्ता मौजूद होगा, लेकिन मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर मुझे मेरी ही आवाज़ के अलावा कुछ और सुना ही नहीं दिया। वहाँ का पूरा इलाका किसी जंगल जैसा लग रहा था। वहाँ पर थोड़ी दूर दूर पर कई सारे पेड़ मौजूद थे। मैं अभी उन पेड़ों की तरफ ही देख रहा था कि अचानक से मेरे पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और वो हाथ जैसे मेरे कंधे पर आया तो मेरा दिल धक से उठा।
मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ पर वो टैक्सी वाला लौट कर वापस आ गया है, पर मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे कोई भी मौजूद ही नहीं है। फिर मेरे दोनों कानों पर किसी का हाथ आ गया और वो हाथ किसी इंसान का हाथ नहीं था। उस हाथ के साइज से पता चल रहा था कि वो किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि उसके लंबे लंबे नाखून मेरे चेहरे पर गड़ रहे थे। और अपने दोनों हाथों को मेरे कानों पर रखा और अचानक से मुझे घुमाकर फेंक दिया। मैं घूमते हुए जाकर काफी दूर छटक कर गिरा। ऐसा होता देखकर मैं इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि मानो मेरी रूह मेरा शरीर छोड़कर भागने की फिराक में हो। मेरे हाथ पांव के पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैंने चारों तरफ नजर घुमा कर देखी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरा मोबाइल भी अब मुझसे कहीं दूर जाकर गिर चुका था और तभी मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वापस से उसी टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो मैंने कोशिश की कि मेरा मोबाइल मिल जाए, लेकिन कहीं भी मुझे मेरा मोबाइल नजर ही नहीं आया। जिसके ना मिलने के बाद मैंने अपने कदम उसी टैक्सी की तरफ बढ़ा लिए जिस पर बैठकर मैं यहाँ पर आया था। मैं टैक्सी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उस टैक्सी के अंदर एक कंकाल आ गया है और वो कंकाल शायद मेरा ही था, क्योंकि उस कंकाल ने सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कि मैंने पहने हुए थे। इसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं टैक्सी से दूर 2 कदम पीछे जाकर गिर पड़ा। मेरा बीपी बढ़ चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। मेरा शरीर अब पसीना छोड़ना शुरू कर चुका था और तभी मुझे हल्का हल्का चक्कर भी आने लगा कि तभी अचानक से मेरे सामने एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत पेड़ से नीचे कूदी और मेरे सामने आकर बैठ गई। वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी और अचानक से उसको सामने देखकर मैं इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। उस चुड़ैल ने अपने गंदे हाथ मेरे कॉलर की तरफ बढ़ाए तो मैं नीचे गिरे होने की वजह से उससे दूर भी नहीं जा पा रहा था, जब तक चुड़ैल ने मुझे अपने हाथों में पकड़ लिया था और उठाकर मुझे दूर फेंक दिया और मैं जाकर एक पेड़ से टकरा गया और वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मेरे शरीर से अब खून निकलने लगा था और मैं बुरी तरीके से घायल भी हो गया था। तो मैंने पीछे की तरफ देखा तो अचानक से वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई थी। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं यहीं पर मारा जाऊंगा, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता हूँ और मेरे मन में यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी अचानक से जहाँ पर मैं जाकर गिरा था वहाँ पर एक पेड़ मौजूद था। उस पेड़ से एक पत्ता नीचे की तरफ आया तो वो पत्ता काफ़ी मजबूत और बड़ा था। उस पत्ते ने मेरी गर्दन को बहुत कस के जकड़ लिया था और मुझे जब तक कुछ समझ में आता कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस पत्ते की सहायता से मुझे किसी शैतान ने गर्दन फंसाकर ऊपर पेड़ की तरफ खींचना चाहा, लेकिन मैंने अपने हाथों का सहारा लेकर अपनी गर्दन उस पत्ते से छुटाई और नीचे गिर पड़ा। जब तक मैं काफ़ी ऊपर भी जा चुका था और ऊपर से ही मैं नीचे गिरा तो मेरे पैर में काफ़ी चोट आ गई थी और मैं लंगड़ाते हुए जल्दी से जल्दी उस टैक्सी के अंदर जाकर बैठना चाहता था। मैं अभी लंगड़ाते हुए उस टैक्सी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरे सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया और उसको देखकर मेरे पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर अचानक से मेरे सामने 12 शैतान आकर खड़े हो गए, जिसमें से एक सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल और एक छोटे कफन में लिपटा हुआ बच्चा मौजूद था। इसके अलावा एक से बढ़कर एक भयानक शक्ल वाले शैतान वहां पर मौजूद थे जो कि मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी मैंने अपनी गर्दन आगे से पीछे की तरफ घुमा कर देखी तो मैंने देखा कि वो शैतान गोला बनाकर मुझे घेर चुके हैं। अब मुझे मालूम नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उनको देखकर मेरा डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब जो होगा देखा जाएगा। और यही सोचकर मैं आंख बंद करके उसी जगह पर खड़ा हो गया। तभी मेरे कानों में आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ इतनी भयानक थी और ऐसी आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। आपका स्वागत है इस मायावी दुनिया में। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मेरा दिल धक से उठा था। आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सामने कोई भी नहीं दिखा। वो 12 शैतान कहीं गायब हो गए थे। फिर मैं जल्दी से लंगड़ाते हुए कदम से उस टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा और अब तो मुझे साफ साफ वो टैक्सी नज़र आने लगी थी। लेकिन जैसे मैं टैक्सी के पास पहुंचा तो अचानक से वो टैक्सी गायब हो गई और ऐसा होता देखकर मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी और वहीं पर नीचे गिर पड़ा। डर की वजह से मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा था। मैं वहीं पर गिरा ही था कि तभी मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर से एक लाश लटकी है। वो देखने में नॉर्मल इंसान की तरह ही दिख रही थी और उसको देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आते आते बस रह ही गया था। मैं इतना बुरी तरीके से डर गया था।
अभी मैं उसको ही देख रहा था कि उसके बगल में मौजूद एक और पेड़ से किसी इंसान की लाश लटकी। उसको भी देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। वो इंसान खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश सड़ रही हो, क्योंकि अचानक से बहुत बुरी बदबू आने लगी थी। ये बदबू बर्दाश्त से भी बाहर होती चली जा रही थी और लगातार बढ़ती बदबू की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे की तरफ बढ़ने लगा ताकि मैं इस बदबू से दूर जा सकूं। और अभी मैं पीछे की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे मौजूद सभी पेड़ों से अचानक अलग अलग लोगों की लाशें लटक गईं। ये 12 से 15 लाश देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब मेरे जैसे दिखने वाली लाश अचानक से एक पेड़ से लटककर मेरे सामने आ गई। उसकी शक्ल अंधेरे में तो पहचानना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बॉडी मुझे मेरी ही लग रही थी और मैं उससे दूर भागने की अब कोशिश कर रहा था। मेरे पैरों में चोट की वजह से मैं तेज़ी से भाग भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने कुछ आखिरी क्षणों को याद करने लगा। मेरे आंखों के सामने मेरे परिवार वालों का चेहरा आ रहा था और मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे और अब मैं पूरी उम्मीद खो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अंत यहीं पर होगा और मैं भी इनकी तरह एक शैतान बनकर रह जाऊंगा। तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा, जिसकी वजह से फ्लैशलाइट जलने और बुझने लगी। अंधेरे में कहीं से भी अगर हल्की सी भी रोशनी आती है तो हमें पता चल जाता है और मुझे पता चल गया था कि मेरा ही मोबाइल बज रहा है। तभी मैं अपने लंगड़ाते पैर से उस मोबाइल की तरफ बढ़ने लगा। मैं मोबाइल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है। तभी मैंने उस फ़ोन को रिसीव किया और कानों में लगाया। तभी उसमें से एक भयानक आवाज़ आई, मुबारक हो, आप मायावी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। और ये बात सुनकर तो मेरा मोबाइल मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने अपने नीचे गिरे मोबाइल को वापस से झुककर उठाया और उस फ़ोन को काट दिया। मैंने मोबाइल में इंटरनेट चालू किया और भूतों से बचने का मंत्र ढूंढने लगा। मुझे एक जगह पर एक मंत्र मिला जिसे मैं अपने होठों पर जपने लगा और ये मंत्र मैं ज़ोर ज़ोर से जपने लगा। अभी कुछ देर हुई थी कि चारों तरफ से अंधेरा जैसे कहीं गायब होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसको देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये मंत्र काम कर रहा है और मैंने इसे और भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर इतनी रोशनी हो गई थी कि मुझे काफ़ी देर तक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे दिखाई दिया कि वो टैक्सी वहीं पर मौजूद है और शायद मैं ये बात भी समझता था कि इस मायावी दुनिया से इस टैक्सी के माध्यम से ही निकलकर बाहर जाया जा सकता है। तभी मैं धीरे धीरे करके उस टैक्सी तक पहुंचा। पहले की तरह वहाँ पर जो एक के पीछे एक टैक्सी खड़ी थी, अब वो सभी टैक्सी मौजूद नहीं थे। वहाँ पर एक ही टैक्सी मौजूद थी और उसके पास पहुँचने के बाद मैंने देखा कि उस टैक्सी में किसी का कंकाल मौजूद ही नहीं है और उस टैक्सी के अंदर चाबी भी लगी हुई थी। टैक्सी के अंदर चाबी को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मैं बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस टैक्सी के अंदर बैठा और टैक्सी को स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब मेरे लिए बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर मुझे जाना किधर है। अभी आगे की तरफ मैं बढ़ा ही था कि मुझे देखने को मिला कि पेड़ के ऊपर एक एरो बनी हुई है और वो मुझे रास्ता बता रही है। मैं मंत्र को पढ़ते हुए उस एरो को फॉलो करते हुए इस मायावी दुनिया से बाहर निकल गया और मैं अपनी दुनिया में पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला वैसे ही अचानक से टैक्सी वहां से गायब हो गई। अब मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा वहाँ से निकल पाना नामुमकिन था, लेकिन अगर मैं वो मंत्र का जाप नहीं करता तो शायद मैं उसी मायावी दुनिया में फंस कर रह जाता और कुछ ही घंटों के बाद मेरी वहीं पर मौत हो जाती और मैं वहीं किसी पेड़ पर लटका हुआ मिलता। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में मैं आज भी सोच लेता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और मेरे हाथ पैर के रोंगटे बुरी तरह से खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, उस रात की घटी घटना जब भी मुझे याद आती है तो मेरा पूरा शरीर आज भी कांप उठता है, क्योंकि उस दिन मैं अपनी कार से अपने ऑफिस से जयपुर मीटिंग के सिलसिले में जा रहा था कि तभी वो उल्टे पैरों वाली डरावनी औरत जिसने मुझ पर हमला किया था, फिर मैं वहीं बेहोश हो गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं कैसे बच गया था ये तो मुझे आज तक याद नहीं है, जैसे कि मानो किसी ने मेरी याददाश्त को मिटा दिया हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और दिल दहला देने वाली इसी घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी
और एक बेहतर जॉब के तलाश में दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली में मैं एक किराए का रूम लेकर रहने लगा था। मैंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे किसी जॉब का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जल्दी से कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरी एक कंपनी में मैनेजर की जॉब लग गई। मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत ही खुश था, लेकिन जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी वो कंपनी दिल्ली सिटी से बाहर मेरे रूम से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसमें मुझे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की रोज की ड्यूटी लगी थी। अब सब कुछ सही से चल रहा था और अब मुझे उस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन 6 महीने होने को आए थे कि एक दिन मेरे बॉस का कॉल आ गया। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से जयपुर मीटिंग के सिलसिले में जाना है। मैंने भी हाँ कह दिया। फिर क्या था, मैं अपने एक ड्राइवर के साथ शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे हम उसी वक्त निकल पड़े। 90 के दशक के गाने बजाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब हमारी गाड़ी दिल्ली से जयपुर जाने वाले एक हाईवे पर चल रही थी। शाम का वक्त था तो हमारे आसपास से काफ़ी गाड़ियां गुजर रही थी। तभी मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से एक सुनसान सड़क की ओर मोड़ लिया। मैंने अपने ड्राइवर को टोकते हुए कहा, तुमने गाड़ी को हाईवे से क्यों मोड़ लिया? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने मुझे जवाब देते बोला, साहब आपको पता नहीं है, दिल्ली से जयपुर वाला रोड रात में जाने के लिए सही नहीं है। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, ऐसा क्यों? अभी तो रात के 8:30 ही तो हो रहे हैं, अभी किस बात का डर है? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने कहा, साहब मैं इस रोड को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। कहा जाता है कि रात के वक्त जयपुर जाने वाले हाईवे पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। तभी मैंने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार क्या तुम भी ड्राइवर साहब, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने बड़ी गंभीरता से जवाब देते कहा, हम इंसानों की भी बड़ी अजीब फितरत है। हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई देती है, और जो हमें नहीं दिखाई देती उनको हम नकार देते हैं। उस ड्राइवर की बात सुनकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बुरी शक्ति नहीं चाहती हो कि हम उन्हें नकारें। मैंने उस ड्राइवर की बात काटते हुए उस ड्राइवर से पूछा कि ये जिस रोड से हम जा रहे हैं वो सुरक्षित तो है ना? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने थोड़ी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, हाँ साहब बिल्कुल सुरक्षित है, आप आराम से बैठे रहिए। फिर ऐसे ही हम आपस में बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी होकर लिफ्ट का इशारा कर रही थी। मैंने ड्राइवर से गाड़ी को उस औरत के पास रोकने के लिए कहा, तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से सख्त मना कर दिया। तो मैंने उस औरत को देखा तो देखने में वो औरत तकरीबन 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी। मैंने ड्राइवर से कहा, यार इतनी रात को वो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी को उस औरत के पास रोक दिया। मैंने उससे पूछा कि दादी कहाँ जाना है आपको? मेरी बात पर उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, बेटा यहीं आगे एक छोटा सा मेरा घर है, वहीं मुझे छोड़ देना। मैंने उस औरत को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। फिर मैंने ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए बोला। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और अब हम आगे बढ़ने लगे। और फिर मेरा ध्यान अचानक उस औरत पर गया तो मैंने देखा कि वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से अपने बाल खोलकर बैठी हुई थी, और तो और वो शीशे से बाहर की ओर घूरे जा रही थी। मैंने फिर थोड़ी धीमी आवाज़ में उस औरत से पूछा, क्या देख रही हो दादी? मेरी बात सुनकर एकदम से उस औरत ने अपना मुंह मेरी तरफ करते हुए बड़े ही अजीब ढंग से मुझसे कहा, अपना शिकार। उस औरत के मुंह से इतना सुनते ही मैं सन्न रह गया। तभी मेरे ड्राइवर ने इशारे से मुझे कहने लगा कि हम 5 किलोमीटर तक आ चुके हैं और इस औरत से पूछो कि इसे कहाँ उतरना है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत से कुछ पूछ लूँ, लेकिन ड्राइवर के कहने पर मैंने उस औरत से थोड़ी डरी आवाज़ में पूछा, दादी तो आपको कहाँ उतरना है? हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। उस औरत ने मेरी बात पर कहा, तुम सिर्फ चलते रहो, जब उतरना होगा तो मैं बता दूंगी। उस औरत की बात सुनकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, और अब हम परेशान भी हो गए थे क्योंकि ये औरत गाड़ी से उतरने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब हम तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन उस औरत से मैं जब भी उतरने के लिए पूछता तो वो औरत बात को टाल देती और आगे बढ़ने के लिए बोलने लगती। मेरे बार बार कहने पर उस औरत ने आगे की ओर गाड़ी मुड़ाने के लिए कहा, जहाँ से वो बूढ़ी औरत गाड़ी को मुड़ाने के लिए बोल रही थी। पर वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन हम भी मजबूर थे क्योंकि उस औरत को गाड़ी से उतारने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा और जिस जगह पर उस औरत ने गाड़ी को रोकने के लिए बोला उसके बगल में एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी कुटिया हमें दिखाई दे रही थी, और वो औरत उस कब्रिस्तान के पास उतर गई। फिर मैंने चैन की सांस ली और ड्राइवर से मैंने तुरंत ही गाड़ी मोड़ने को कहा।
ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को रिवर्स किया तो मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा कि वो बूढ़ी औरत कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी और गाड़ी के शीशे में उस औरत का पूरा शरीर मानो एक जिंदा कंकाल जैसा दिख रहा था। सफ़ेद साड़ी में बड़े बड़े खुले बाल, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था कि तभी ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब उस औरत को देखिए, कब्रिस्तान में बैठकर रो रही है। मैंने ड्राइवर की बात पर उस औरत की ओर ध्यान से देखा तो पता चला कि वो रो नहीं रही थी, बल्कि कब्रिस्तान से एक गड्ढे को खोदकर एक मुर्दे को निकालकर खा रही थी। ऐसा दृश्य देखकर हम दोनों कांप उठे थे कि अचानक उस औरत ने अजीब मुस्कान के साथ हमारी कार की ओर देखा तो मैंने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी भगाने के लिए बोला और फिर साइड मिरर में देखा तो वो औरत कब्रिस्तान से उठकर हमारे कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी। फिर कुछ देर पहले साधारण सी दिखने वाली औरत अब एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल में बदल गई थी। मैंने ड्राइवर से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। और ये कहते हुए मैं उस चुड़ैल की ओर देखे जा रहा था कि अचानक ही वो चुड़ैल वहीं रोड पर रुक गई और वहीं रोड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कोई मंत्र पढ़ रही थी। लेकिन हमसे काफ़ी दूरी पर होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते अब हम उस चुड़ैल से काफ़ी आगे निकल आए थे कि अचानक ही एक दिल दहला देने वाली चीख हमारे कानों में पड़ी और एकदम से सब शांत हो गया। अब हम उस मोड़ से हाईवे पर निकले ही थे कि हमने गौर किया कि वो हाईवे एकदम से कच्ची सड़क में बदल गया था। हम उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहे थे और मैं ये सोच के हैरान था कि एकदम से इतना बदलाव कैसे हो सकता है। मैं पूरी तरह से अब डरा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला ये देखने के लिए कि हम कहाँ पर हैं, तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में 1% भी सिग्नल नहीं था। चारों तरफ का माहौल देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम समय में बहुत पीछे आ गए हों। अब ना तो मेरे कुछ समझ में आ रहा था और ना ही मेरे ड्राइवर के। अब हम उसी रोड पर आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी सामने की ओर लगभग 24 से 25 साल का एक लड़का, जो कि पूरी तरह से डरा हुआ था, गाड़ी रोकने के लिए हमें इशारा कर रहा था। लेकिन उसके कपड़े के पहनावे से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई 90 के दशक का आदमी है। तभी हमने उस लड़के को गाड़ी में बैठा लिया और फिर मैं उस लड़के से पूछने लगा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरी बात पर उस लड़के ने थोड़ी घबराहट में मुझसे कहने लगा कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जल्दी यहाँ से चलो। और फिर उस लड़के ने सड़क के किनारे पीछे की ओर इशारा किया तो मैंने फ़ौरन ही पीछे पलट कर देखा तो मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि इतना खौफनाक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि मुर्दों की एक फ़ौज हमारी तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे मानो कि एक बारात निकल रही हो। उस भीड़ में किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर गायब था। धीमे धीमे कदमों से वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे और अब हमारा भी बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी तेज भगाने के लिए कहा और फिर हम तेज़ी से बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी मैंने उस लड़के से पूछा, तुम हो कौन और यहाँ कैसे फंसे थे और ये सब क्या हो रहा है। अब मेरी बात पर उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। कि तभी गाड़ी चलाते हुए मेरे ड्राइवर ने बोला, साहब मुझे लगता है कि हम छलावे में उलझ गए हैं। तभी मैंने कहा, छलावा, ये क्या होता है। तो मेरी बात पर मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है ये छलावा ही है। छलावा भी भूत प्रेत के जैसे होते हैं, लेकिन वो हमें छल से मारते हैं, जो दिखने में तो हमारे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना नामुमकिन सा हो जाता है। शायद उस औरत ने हमारे साथ छलावा किया है। दोस्तों, मैं इतना सुनकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अगर हम पे छलावा हुआ है तो इस छलावे से निकले कैसे। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरे ड्राइवर ने गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया। तभी मैंने सामने देखा तो हम पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि हम जिस रोड से सामने की ओर गए थे हम दोबारा वहीं आकर अब रुक चुके थे और वो नर कंकाल की पूरी भीड़ ठीक हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन एक बात हमें जो सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी कि वो बूढ़ी औरत जिसके कुछ मंत्र पढ़ने के बाद से ये घटना हमारे साथ हो रही थी, वही औरत और नर कंकाल की भीड़ में सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब उस औरत को देखने के बाद हमारी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी को मुड़ाया और फिर मेरा हाथ कस के पकड़कर जंगल की ओर गाड़ी को भगाने लगा। तभी उस लड़के की एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत गाड़ी के स्पीड से हमारे साथ दौड़ रही थी और जिस तरफ की सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था उसके कांच पर वो अपने धारदार नाखून से खुरेचे जा रही थी। और देखते ही देखते उस चुड़ैल ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा उखाड़ फेंका और अपने धारदार पंजे से
उस लड़के को चलती गाड़ी से घसीटते हुए उन्हें नरकंकाल की भीड़ की ओर लेकर चली गई। दोस्तों, इतना खौफनाक मंजर देखकर हम अब अपनी हिम्मत हार चुके थे कि तभी मैंने देखा कि वही चुड़ैल फिर से हमारी तरफ अब तेजी से बढ़ रही थी। अब उस चुड़ैल को हमारी तरफ आता देखकर मेरे ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी को सामने के एक पेड़ से दे मारा और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को उसी सुनसान रोड पर पाया जहां से ये हादसे होने शुरू हुए थे। मैंने गाड़ी में देखा तो मैं अकेला ही था। मेरा ड्राइवर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा तो दूर दूर तक बस गहरा सन्नाटा ही पसरा हुआ था। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि अब वो जयपुर वाला हाईवे पूरी तरह से पहले जैसा दिखाई दे रहा था। अब इतना देखते मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब मैं उस छलावे से बाहर निकल गया हूँ। लेकिन डर तो इस बात का था कि मेरा ड्राइवर कहाँ गया। मैं जल्दी से कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि तभी मेरे पीछे वाली सीट से एक आवाज़ मेरे कान में पहुंची। कहाँ जा रहे हो बेटा? उस औरत की आवाज़ सुनकर मेरा पूरा बदन कांप उठा था। मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि उस औरत ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरते हुए एक मंत्र पढ़ा। इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता कि एकदम से सब कुछ शांत हो गया और फिर से मैं शायद किसी छलावे में आकर फंस चुका था। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और आगे की ओर जाने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैंने सड़क पर कुछ लोगों को देखा और कुछ लोगों को देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैं उन्हीं की ओर आगे बढ़े जा रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक इस सड़क के किनारे बैठे एक लड़के पर गई। तो मैंने देखा कि वो लड़का अपने हाथ के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। अब एक पल को ये दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा था। फिर मैं बड़े हिम्मत से खुद को समझाने लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सब एक छलावा है। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। फिर धीमे कदमों से मैं उन्हीं लोगों के पास आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र लगभग मेरे समान ही थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी किसी चीज़ को देखकर बहुत डरा हुआ है। मुझे देखते ही वो आदमी भावुक होकर रोने लगा और अपने बारे में बताते हुए कहने लगा कि मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था कि तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मुझे दिखाई दी जो लिफ्ट का इशारा कर रही थी। अब मैंने देखा कि वो इतनी रात को अकेले पैदल कहाँ जाएगी। मैंने उस औरत को अपनी कार में बिठा लिया और उसके बाद से अचानक ही मैं यहाँ इन लोगों के बीच आ गया। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ये सच्चाई नहीं है, ये बस एक छलावा है, हमें खुद इस छलावे से निकलना पड़ेगा। अभी मैं उस आदमी से इतना कह ही रहा था कि वो लड़का जो अपने ही हाथ का मांस खा रहा था उसने हमें देख लिया और वहाँ मौजूद सारे आदमखोर मुर्दों को लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब मैंने उस आदमी का हाथ जोर से पकड़ा और अपनी कार की तरफ भागने लगा। मैं अभी अपनी कार के पास पहुँचने वाला था कि मुझे याद आया कि मेरे ड्राइवर ने गाड़ी जैसे एक पेड़ से टकराई थी तो ये छलावा टूट गया और मैं वापस से आ गया था। अब मैंने तुरंत उस आदमी को गाड़ी में बैठाते हुए जल्दी से गाड़ी को किसी पेड़ में जोर से ठोकने के लिए कहा। मेरी बात पर वो आदमी मुझसे डरते हुए कहने लगा कि अरे भाई साहब, ऐसे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी मैंने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने तुरंत ही गाड़ी को सामने के एक पेड़ में जोरदार टक्कर मारी और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सच में अब वो छलावा टूट चुका था। लेकिन इस बार भी मेरा ड्राइवर मुझे कहीं भी नहीं दिखा और ना ही वो आदमी जिसने कार को टक्कर मारी थी। अब मुझे पता था कि पहली बार की तरह ही वो औरत ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही होगी। इसलिए मैंने तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को पूरे रफ्तार से जयपुर वाले हाईवे पर भगाने लगा कि तभी अचानक ही मेरी कार धीरे धीरे एकदम से रुकने लगी। मुझे लगा कि शायद गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया है और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, क्योंकि वही चुड़ैल एकदम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे उसके शरीर का बस ढांचा दिखाई दे रहा था। उस चुड़ैल को अपने इतने पास देखकर मैंने डर से आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक ही मुझे अपने गर्दन पर बहुत ही तेज दर्द का एहसास हुआ और फिर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मेरे गर्दन पर पट्टी लगी हुई थी। तभी मैंने वहीं अपने पास बैठे एक आदमी से पूछा कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में कैसे आया। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि
मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई थी और मैं उस गाड़ी में बेहोश था। दोस्तों, इस घटना के बाद से मैंने रात में सफ़र करना ही बिल्कुल बंद कर दिया और आज इस घटना को मेरे साथ घटे लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे उस ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला जो कि मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक